नो डाउट कि बच्चों आप लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया होगा, काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया होगा। तो आप ये भी समझो कि अब बारी इस बात की है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आपने जो स्टडी किया है उसका कितना पोर्शन आप एब्जॉर्ब कर सके हैं। इसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो सीरीज़ 1 का होगा। इसके बाद दूसरी सीरीज़ में और भी हम क्वेश्चंस देते रहेंगे। तो आइए केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं, जिसमें आप अपने आप को ये इवैल्यूएट करो, ये जांचो कि आपकी तैयारी में कितना दम है। ऑब्वियसली आप बहुत दमदार हैं, नो डाउट। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है? तो बच्चों राउल्ट्स लॉ को हम दो टाइप्स में स्टडी करेंगे। पहला कि राउल्ट्स लॉ वैसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, माने सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट वोलेटाइल है। जबकि दूसरे राउल्ट्स लॉ के दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वैसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। तो दोनों कंडीशंस में इनका जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस प्रेशर से मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होगा, यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ में। आइए देखते हैं राउल्ट्स लॉ को। यहाँ देखिए, ये रहा आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे बच्चों, दो पार्ट में। फर्स्ट हुआ फॉर सॉल्यूशन containing non-volatile solute। And for solution containing only volatile components। वैसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। तो अगर हम एक वोलेटाइल कंपोनेंट लें, फर्स्ट केस में हम देखें कि फर्स्ट केस में हमारा ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने वाटर लिया है और वाटर में हमने डाल दिया है शुगर। ठीक है, वाटर में हमने शुगर डाल दिया है तो इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट है आपका वाटर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात बच्चों, ये समझो कि इसमें वाटर ही वेपोराइज हो सकता है, शुगर वेपोराइज नहीं हो सकता है। शुगर का यहाँ काम क्या है कि वाटर के वेपोराइजेशन रेट को भी कम करना। दैट मीन्स वाटर का अकेले जो वेपर प्रेशर होता, शुगर के प्रेजेंस के कारण वो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पर शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर से कंबाइन कर लेंगे और उसके रेट ऑफ वेपोराइजेशन को डिक्रीज कर देंगे। ऐसी स्थिति में जो यहाँ वेपर बनेंगे वो वेपर बनेंगे केवल वाटर मॉलिक्यूल के कारण, वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो इसके लिए राउल्ट साहब ने जो रिलेशन दिया था कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स ए हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को लेते हैं, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को लेते हैं, और P इज इक्वल टू K इंटू एक्स ए, जहां पर K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू बच्चों आप कैसे निकालोगे, जिसका वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करो कि यहां पर एक्स ए के वैल्यू को आप 1 सपोज कर लो। सपोज एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1, सपोज एक्स ए इज इक्वल टू 1। एक्स ए का वैल्यू जब 1 हो गया, इसका मतलब कि K इज इक्वल टू P हो गया। अब बात समझिए, एक्स ए का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में वोलाटाइल कंपोनेंट केवल एक ही है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर के लिए अगर वोलाटाइल कंपोनेंट एक होता तो केवल वेपर प्रेशर वाटर के कारण ही होता, और वाटर के कारण जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में होता उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं P नॉट ए। जो किसी सॉल्वेंट के लिए P नॉट ए का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो वो इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स K इक्वल हो जाएगा P के, एंड P इक्वल हो जाएगा P नॉट ए के। दैट मीन्स कि K इज इक्वल टू P नॉट ए। ठीक है, तो अब इसको अगर रिलेशन 1 हम माने तो क्या हो जाएगा, रिलेशन 1 कैसा बन जाएगा आपको देखिए, P इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, जहां P नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स कंपोनेंट ए। यहां वाटर को हम कंपोनेंट ए मानते हैं, समझने की सुविधा के लिए। ठीक है, और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, दैट मीन्स P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वोलाटाइल कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में बच्चों हम क्या देखते हैं कि सपोज करें हमारा दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है। मान लें कि इसमें हमने लिया है वाटर प्लस अल्कोहल। ठीक है, वाटर और अल्कोहल हमने लिया है, तो इससे जो वेपर बनेंगे वो दोनों के कारण वेपर बनेंगे, वाटर के कारण भी और अल्कोहल के कारण भी। वाटर के वेपर प्रेशर को सपोज करें हमने माना PA, और अल्कोहल के प्रेशर को आप मान लो PB। तो दोनों के कारण जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू P, एंड P विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। बिल्कुल सिंपल। यहाँ दो कंपोनेंट है, दोनों वोलेटाइल है, दोनों में वेपोराइजेशन होगा, जिससे यहाँ पर दोनों के वेपर फॉर्म होंगे। तो टोटल प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट। ठीक है, तब डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर के रूल से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर P विल बी गिवन बाई PA प्लस PB, PA प्लस PB, और PA का वैल्यू फर्स्ट लॉ से क्या हो जाएगा, PA का वैल्यू क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू XA, एंड PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B इंटू XB। ठीक है, तो PA और PB का वैल्यू बच्चों यहाँ पर आप लिख दो,
P इज इक्वल टू पी ए के बदले आप लिख दो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आई होप कि आप बिल्कुल समझ रहे हो। अब क्या करें, यहाँ पर देखिए सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम क्या करें कि ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ए का मोल फ्रैक्शन और यहाँ बी का मोल फ्रैक्शन है, इन दोनों में से किसी एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं। दैट मीन्स आप जानते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1। तो एक्स ए का वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी का बच्चों वैल्यू आप निकालो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करें, देखिए P इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए के बदले हमने यहाँ बच्चों रख दिया 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, प्लस ये हो गया पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एकदम नर्सरी केजी के लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर P विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा पी नॉट ए 1 से मल्टीप्लाई किए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ देखिए हमने इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि अब दोनों ही मोल फ्रैक्शन के सिमिलर टर्म्स हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी। अब देखिए ये प्लस वाले को पहले रखो, हालांकि इससे डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ कि P इज इक्वल टू प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, और P विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक्स बी है, सॉरी एक्स बी। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर एक्स बी कॉमन है, इसमें भी। आप क्या करो, इसको कॉमन कर लो, और यहाँ पर हमने पी नॉट ए ये छोड़ रखा है। देखिए P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स बी होगा। ओ ठीक है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसको हमने यहाँ लाया है। ठीक है, माइनस पी नॉट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पी नॉट ए प्लस एक्स बी को हमने कॉमन लिया, और इसमें बच गया आपको पी नॉट बी माइनस पी नॉट ई। ठीक है, समझ रहे हैं बात, बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ पर इसको हम क्लियर, तो ये हो गया आपको राउल्ट्स लॉ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, माने दो कंडीशंस राउल्ट्स लॉ के, इसी को आते हैं रिवाइज कर लेते हैं। देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent। यहाँ पर देखिए ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, और ये मोल फ्रैक्शन है वोलाटाइल कंपोनेंट का। नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट अगर होगा तो वो तो वेपर बनेगा नहीं, इसलिए उसकी इसमें चर्चा ही नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए P इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए, जैसा हमने बताया, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब
अगर हम k का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, k का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे? इफ XA इज इक्वल टू 1, XA 1 हो जाएगा तो प्योर सॉल्वेंट के लिए XA का मतलब XA इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि प्योर वहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो केवल एक कंपोनेंट है, वही वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए प्योर सॉल्वेंट के लिए जो प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो वास्तव में किसका होगा? वो वास्तव में होगा वोलेटाइल कंपोनेंट का। वैसी स्थिति में P विल बी इक्वल टू P नॉट A, हमने ऊपर जैसा बताया है। तो K का वैल्यू आप P नॉट A यहाँ पर पोस्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, जहाँ P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए अब सेकंड कंडीशन में जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हों वैसी स्थिति में आप क्या करोगे? देखिए, फॉर ए सॉल्यूशन containing two volatile liquids, the partial pressure of each component, हम कंपोनेंट A और B माने हैं तो इसका पार्शियल प्रेशर, कंपोनेंट A का पार्शियल प्रेशर PA मान लिया जाएगा और B का पार्शियल प्रेशर PB। यहाँ पर लिखने का मतलब कि जो भी आंसर है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा आपका। इस माने दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है तो दोनों का अपना इंडिविजुअल प्रेशर होगा और दोनों के इस इंडिविजुअल प्रेशर को हमने PA और PB माना है। ठीक है, और दोनों चूंकि सॉल्यूशन में है, प्योर स्टेट में नहीं है, इसलिए P नॉट A नहीं मान के PA और P नॉट B नहीं मान के PB। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस, PA का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा XA और PB का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा XB। समझ रहे हैं? दैट मीन्स कि P नॉट सॉल्यूशन का PA का वैल्यू क्या हो जाएगा? P नॉट A इंटू XA फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन और PB इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट B इंटू XB। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक टोटल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल प्रेशर के सम से। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक जो टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? PA और PB के सम से। PA और PB को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रेशर मिलेगा। ठीक है, अब PA और PB का वैल्यू यहाँ बच्चों आपने पुट करना है, तो यहाँ आपने पुट कर दिया PA और PB का वैल्यू। समझ रहे हैं? अब दोनों का वैल्यू पुट करके इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पर हमने क्या किया है? XA के बदले जैसा कि आपको हमने बताया है कि XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB, मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसके बदले हमने लिखा 1 माइनस XB और इसको ज्यों कहते हैं छोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या हमने किया कि देखिए ये XB दोनों में कॉमन है, इसको सॉल्व करें हमें इतना मिलेगा। XB दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है XB, तो हम क्या किए? XB को कॉमन ले लिए। ठीक है, ये PB XB को लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा P नॉट B इसमें बचेगा और माइनस P नॉट A इसमें बचेगा। दिस इज राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। हम समझते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरे सम्स की ओर चलते हैं। एक छोटा सा बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इट्स सॉल्यूशन विथ मिथाइल अल्कोहल इज 80। ये क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है ऑफ इथेनॉल का।
यहाँ पर देखिए आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन है, ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है, ये तो इतना बताने का ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन में क्या क्या आपने लिया है, दैट मीन्स इथेनॉल प्लस मीथेनॉल। लेकिन देख रहे हैं यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन दिया गया है, मोल फ्रैक्शन हमको दिया गया है किसका, मोल फ्रैक्शन दिया गया है इथेनॉल का 0.80, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल at the temperature of solution is 40 mm of Hg। हम डिस्कस कर रहे हैं केवल इथेनॉल के ऊपर ही, इसका ही मोल फ्रैक्शन भी दिया गया है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है 40 mm Hg। इसका मतलब हमें मिथेनॉल से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको पार्शियल प्रेशर दिया गया है इथेनॉल का, और मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का और पार्शियल प्रेशर भी इथेनॉल का। सिंपल आप अप्लाई करो कौन लॉ, P इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। ठीक है, P नॉट A कितना हो गया 0.80, XA कितना हो गया 40। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सुंदर राइटिंग में हमने लिख दिया है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.80, प्रेशर ऑफ इथेनॉल 40 mm Hg। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, P इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर ऑफ इथेनॉल मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसका वैसा दो सॉल्यूशन जिनके कॉन्सेंट्रेशन आपस में सेम है। कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा। आप लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर से पढ़ चुके हो। द सॉल्यूशन having same osmotic pressure, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण, ड्यू टू सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एट ए गिवन टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखें जो नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन है इज आइसोटोनिक विथ फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल्स। ब्लड में आपने सुना होगा कि पानी चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वो जो पानी चढ़ाया जाता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड के अंदर का जो लिक्विड है उसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम होता है, जिसके कारण दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। यही कारण है कि पानी चढ़ाने से न तो वेंस सिकुड़ता है न ही वेंस फूलता है। ठीक है, चलिए, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा वो होगा हाइपोटोनिक, और जिसका हाई होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने का मतलब, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। सपोज करें यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मिला दिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया है वो 20% NaCl सॉल्यूशन, 20% कुछ सॉल्यूशन ले लीजिए ना, शुगर सॉल्यूशन।
20% शुगर सॉल्यूशन आपने यहाँ लिया है, यहाँ लिया है 40% शुगर सॉल्यूशन, 40% शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको क्या है, 20 ग्राम शुगर प्लस 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। जबकि इसका मतलब क्या हुआ कि 40% शुगर प्लस 40 ग्राम्स कर दीजिए, इसको समझने में सुविधा होगी। 40 ग्राम्स शुगर और 60 ग्राम्स वाटर, समझ लीजिए। अब ऑस्मोसिस में होता क्या है, जिधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो, उधर से वाटर के मॉलिक्यूल्स, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, न कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जिधर अधिक होगा, उधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा उस तरफ जिधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस फ्लो थ्रू इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अपने आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो उस सिरे से जिस सिरे में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मीन्स सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, उस सिरे की ओर होगा जहां सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, मीन्स सॉल्वेंट की मात्रा कम है, ठीक है। तो इसमें जो कम कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जो अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो किसकी ओर, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, when two solutions with different osmotic pressures रहेगा तो concentration भी different रहेगा, are put in contact with each other through semi-permeable membrane. The solution having higher osmotic pressure, that means higher concentration, is said to be hypertonic, while the other solution having lower osmotic pressure, that means lower concentration, is called hypotonic solution. When 20%, ये एग्जाम्पल के रूप में for example, when 20% and 40% NaCl solutions are separated by semi-permeable membrane, that means SPM, the former is said to be hypotonic. Former means पहले वाला, इन दोनों में पहले वाला यही ना हुआ बच्चों, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला, इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। और हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए 40%, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, और 20% वाले को हाइपोटोनिक, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखें। देखिए, आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान देना है, तो आपको उतनी ही चीजें लिखनी है जितनी चीजों की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज साइंस इज इनफाइनाइट। बात समझे? चलिए आइए और एक छोटा सा सवाल देख लें। Why elevation in boiling point occurs in solution containing non-volatile solute? अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो जाता है?
देखिए, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सीड टू बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। तब क्या होगा? लिक्विड बॉयल करेगा एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द कंडीशन व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to the vapor pressure, the atmospheric pressure, then the liquid will boil। Next time, when non-volatile solute is added, non-volatile solute आप मिलाते हो to a volatile component में आप non-volatile solute मिलाते हो, it must be heated at higher temperature से इसको हीट करना पड़ेगा। क्यों? To make the vapor pressure equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हम लिक्विड को कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे ताकि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। यही कारण है कि जो लिक्विड का पहले से बॉइलिंग पॉइंट था वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दैट इज कॉजिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं? When non-volatile solute is added to a volatile solvent, it must be heated at higher temperature। क्यों? To make the vapor pressure equal to atmospheric pressure, causing elevation in boiling point। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत एकदम नपे तौले लैंग्वेज में और वर्ड्स में इसका आंसर लिखें। चलिए, व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? वेरी सिंपल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है और इसका फंक्शन क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होता है जो अलाउ करता है फ्री मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है, बट नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं SPM। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्चमेंट पेपर, पीक्स ब्लैडर, etc। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मास परसेंटेज, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। However, molarity is function of temperature। मोलरिटी टेम्परेचर का फंक्शन है, मीन्स टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, जबकि मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ये क्यों, क्या बात है? आइए इसको पॉइंट वाइज हम लोग करते हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट, वॉल्यूम इज एक्चुअली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। एक्चुअली वॉल्यूम टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट होता है। और ऊपर में जितने भी टर्म्स देख रहे हैं, एंड इन ऑल द गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी, द वॉल्यूम टर्म इज अब्सेंट। यहां पर वॉल्यूम टर्म अब्सेंट है। ठीक है, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरिटी, इस केस में वॉल्यूम टर्म अब्सेंट है। तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो इससे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम ही टेम्परेचर से इफेक्टेड होती है, और इन सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चूंकि वॉल्यूम है ही नहीं, अरे बाबा, तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? यही कारण है दिस आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। ये सभी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए मेहनत कीजिए, समझने के लिए और मेहनत कीजिए। चलिए अब यहां देखें, हाउएवर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मार्केट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर किसका यूनिट है? लीटर यूनिट है वॉल्यूम का, लीटर यूनिट है वॉल्यूम का। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब कि मोलरिटी में वॉल्यूम टर्म प्रेजेंट है, जैसा कि इसके एक्सप्रेशन से आप देख रहे हो। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने n से डिनोट किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको v से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए वॉल्यूम टर्म मोलरिटी के एक्सप्रेशन में है, ठीक है। अब देखिए यहां पर m इज इक्वल टू फॉर ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/v, अगर n को हम कांस्टेंट मान लें तो, ठीक है। एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो नीचे वॉल्यूम टर्म होने के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम टर्म एट द डिनोमिनेटर इन द एक्सप्रेशन ऑफ मोलरिटी, द वैल्यू ऑफ मोलरिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए बैठ जाइए, आज से बैठ जाइए परीक्षा के लिए। यू हैव टू गेट 70 आउट ऑफ 70, माइंड इट वेरी केयरफुली, ठीक है। एंड आई एम विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू। चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, और हम इस तरह के और भी डिफरेंट सभी जितने चैप्टर्स हैं सभी से MCQ और लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप आपको देने जा रहे हैं। तब डर भी किस बात की, चलो तैयारी में जुट जाएं। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू।